तो सबसे पहले हम समझेंगे स्थापना नामकरण के बारे में, राजधानी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर हम भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का बर्थडे कब हुआ? 24 जनवरी को। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का जो बर्थडे है वो भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसके बाद अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ 1956 में। आपको पता होगा कि पुनर्गठन आयोग बना था फजल अली आयोग, ठीक, फजल अली आयोग, जो कि बनाया गया था उसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, भाषाई आधार पर। तो 1 जनवरी 1956 को यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। अगर हम विभाजन की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वो बहुत बड़ा था। तो शासन प्रशासन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कब 9 जनवरी सन 2000 को 9 जनवरी सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। तो इस विशेष बिंदु को भी ध्यान रखना। इसके बाद हमने बताया आपको स्थापना ध्यान रखिएगा कब हुई? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। कब? उत्तर प्रदेश की। अब देखिए, अगर हम नामकरण की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विशेष और प्राचीन राज्य रहा है प्रारंभ से ही। तो अगर हम इसके नामकरण पर चर्चा करें तो नामकरण की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है जून 1836 से। जून 1836 तक इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत, जून 1836 में। अच्छा, अब हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स पर लिख करके कि इस 1836 को किसका शासनकाल रहा है, किस गवर्नर जनरल का शासन रहा है। ओके, चलिए, तो ये तो वो बात हो गई 1836 को उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर पश्चिम प्रांत था। अगर हम इसी में फरवरी 1877 की बात कर लें तो इसका नाम क्या हुआ? उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध, ये इसका नाम हुआ। मैच द फॉलोइंग में सन के साथ उसके नाम दे दिए जाते हैं। 1937 की बात करें तब इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत। इसके पहले फरवरी 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध। जून 1836 की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत। 1937 में संयुक्त प्रांत। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। तब इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं राजधानी की। 1836 से लगा करके अगर हम 1858 की बात करें तो इसकी राजधानी आगरा थी। कौन सी राजधानी थी? आगरा। देखिए 1858 को यहाँ पर होता क्या है, उसके एक साल पहले ही 1857 की क्रांति होती है और 1858 से क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो क्राउन का शासन जब प्रारंभ होता है, ठीक, तो वहाँ तक इसका नाम क्या था? आगरा। 1858 से लगा करके 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानी जाती है, वो रही 1858 से लगा करके 1921 तक। इसके बाद लखनऊ जो है इसकी आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी 1921 से लगा करके 1935 तक। लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी 1921 से लगा करके 1935 तक। इसके बाद 1935 से लगा करके अब तक इसकी राजधानी जो है वो पूर्ण रूप से लखनऊ को कर दिया गया है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। ठीक, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं समझ लेते हैं। अगर हम सर्वप्रथम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2,40,000 तो कम से कम आगे का ध्यान ही रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत देखें, यानी संपूर्ण भारत के अगर हम क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का प्रतिशत देखें तो 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश कवर करता है संपूर्ण भारत का। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश 4th नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 4थे नंबर पर आता है। पहले की बात करें तो राजस्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरे में एमपी आता है,
ठीक, मध्य प्रदेश आता है हार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश आता है। तो क्रम ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके बाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, भौगोलिक संरचना के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को आपको समझना है। उत्तर प्रदेश की जो आकृति है वो एक सिंह की भांति है। कैसे, इस पे समझिए। देखिए ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई शेर है, यहाँ पर एक पैर इसका ये है, एक पैर इसका ये है, तो एक सिंह की भांति इसकी आकृति है। तो अगर हम इसको देखें तो ये इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की डायरेक्शन हो गई, ये इसकी पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन हो गई। तो इसी के हिसाब से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसके अक्षांशों की बात करें तो इसके अगर हम अक्षांश देखें या फिर इसके हम देशांतर देखें, देखिए बात यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात होने जा रही है। अगर हम इसके अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट, फिर 30 डिग्री 24 मिनट, ये क्या है, ये इसके अक्षांश हो गए। 23 डिग्री 52 मिनट से लगा करके 30 डिग्री 24 मिनट तक, 23 डिग्री 52 मिनट से लगा करके 30 डिग्री 24 मिनट तक ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। 23 डिग्री 52 मिनट से लगा करके 30 डिग्री 24 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार से अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से लगा करके 84 डिग्री 39 मिनट इसका क्या है, देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। 77 डिग्री 5 मिनट से लगा करके 84 डिग्री 39 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। ये उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक विस्तार है। अगर हम दूरी की बात करें कि पूर्व से लगा करके पश्चिम तक की दूरी क्या है, तो पूर्व से पश्चिम से दूरी जो है इसकी 650 किलोमीटर की है। मतलब इसका जो पूर्व से पश्चिम का जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। किसके सापेक्ष, इसके उत्तर से दक्षिण के सापेक्ष। तो उत्तर से दक्षिण के सापेक्ष अगर हम दूरी देख रहे हैं तो कितनी आ रही है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर इस तरीके से और 650 किलोमीटर इस तरीके से। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके हो गए पूर्वी देशांतरी विस्तार हो गया और ये इसका हो गया उत्तर अक्षांशीय विस्तार। आगे बात करते हैं सबसे पूर्वी जिले की, सबसे पश्चिमी जिले की, सबसे उत्तरी जिले की, सबसे दक्षिणी जिले की। अगर हम पूर्वी जिले की बात करें, सबसे पूर्वी जिला जो है वो है बलिया। कौन सा होगा, सबसे पूर्वी जिला बलिया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आएगा, शामली। सबसे पूर्वी जिला आपका हो गया बलिया, सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका शामली। अगर हम सबसे उत्तरी जिले की बात करें जो कि पड़ेगा आपका सहारनपुर। क्या पड़ेगा, सहारनपुर। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर। इसी प्रकार से अगर हम दक्षिणी जिले की बात करें तो वो कौन सा पड़ेगा आपका, सोनभद्र। ओके, तो ये आपके उत्तर प्रदेश की एक बेसिक नॉलेज होगी। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं, जैसे कि इसका ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये ध्यान रखिएगा, इसका देशांतरी विस्तार है ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच की दूरी कितनी है 650 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 240 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसकी चारों दिशाओं में जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं, जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक अगर हम वर्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में। कहाँ होती है, गोरखपुर में। इसके बाद अगर हम सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो होती है मथुरा में। अब ये कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा हो रही है, मथुरा में सबसे कम हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है वो सब हम अपने समग्रता वाले वीडियो में समझेंगे, जहाँ पर मैं आपको इसकी जो जियोग्राफिक कंडीशन के बारे में समझाऊंगा। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अगर हम प्रदेश से लगे
राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र राज्य से लगे हुए 8 ऐसे अन्य राज्य हैं जो कि प्रदेश से लगे हुए हैं। उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर हम जोड़ लें तो टोटल 9, ठीक, 9 ऐसे राज्य हैं जो कि प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा कौन कौन बनाते हैं? 8 तो इसके राज्य सीमा बनाते हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। ठीक, वो कौन कौन से 8 हैं इसको देख लेते हैं। यूके से मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो ये तो हमारे हो गए 8 राज्य। इसके बाद एक हमारा हो गया यूनियन टेरिटरी, ठीक, जो कि है दिल्ली। अगर हम सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा कौन करता है इसके बारे में चर्चा करें तो उसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र, जो कि सबसे दक्षिणी जिला हमने बताया उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। ओके, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। हो सकता है ये नीचे के पॉइंट आपको कम दिख रहे हो वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर हम 5 जिलों की बात करें, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो जिला आता है वो आता है लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर सोनभद्र। देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो सोनभद्र जिला है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सोनभद्र जिला हर परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले अगर हम 5 जिलों की बात करें तो एक हो गया लखीमपुर खीरी, इसके बाद हो गया सोनभद्र, फिर हो गया हरदोई, फिर हो गया सीतापुर आपका, फिर हो गया प्रयागराज। तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, ये इसके सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले हो गए। नेक्स्ट अगर हम इसी के साथ सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की बात करें तो उसमें हापुड़ का नाम आएगा, ठीक है, गाजियाबाद का नाम आएगा, भदोही का नाम आएगा, शामली का नाम आएगा और गौतम बुद्ध नगर का नाम आएगा। किसका किसका नाम आएगा? हापुड़ का नाम आएगा, गाजियाबाद का नाम आएगा, भदोही का नाम आएगा, शामली का नाम आएगा और गौतम बुद्ध नगर का नाम आएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने भौगोलिक विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा की। अभी यहाँ पर सारे पॉइंट ख़त्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके अन्य पॉइंट देंगे और साथ में हमने स्थापना, नामकरण और राजधानी के बारे में भी। हमारी भौगोलिक विशेषताओं में हमको यूपी से संबंधित क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसी प्रकार से राज्य की प्रतीक के बारे में जानेंगे और यहाँ पर कृषि व पशुपालन से संबंधित कुछ आंकड़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए देखते हैं भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा, जो सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है वो किस राज्य से लगती है। जैसा कि आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगती है। तो उन 8 राज्यों में से सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, चलो फिर देखते हैं। तो देखिए प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट दूसरा है पॉइंट, प्रदेश से लगे ये तो हो गया सर्वाधिक। न्यूनतम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है? तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की, और सर्वाधिक कम जो सीमा है वो ये हिमाचल प्रदेश से लगती है। आगे बात करते हैं 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है वो है अपना ललितपुर। ठीक, ये जो नीचे हल्का सा आता है, अगर आपको मैप अच्छे से दिमाग में रटा है उत्तर प्रदेश का तो आप इसका आंसर तुरंत ही लगा लेंगे। ठीक, अगर नहीं भी रटा है तो कोई बात नहीं, मैं मैपिंग भी आपको कराऊंगा। तो इसका आंसर हो गया ललितपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश को सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। मतलब प्रदेश जो है, प्रदेश को सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है जो कि स्पर्श करता है, वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, सोनभद्र से इसकी सीमा लगती है। आगे है प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है।
मीन्स उत्तर पश्चिम की देखिए बात हो रही है, उत्तर पश्चिम से कौन सा आपको स्पर्श करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमाओं का यहाँ पर ज्ञान जरूरी है। आगे बात करें, प्रदेश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, वो है देखिए, पूर्वी की बात करें तो बिहार हो जाएगा, पश्चिमी की बात करें तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है भाई, पूर्वी पूर्वी दिशा में बिहार हो गया, पश्चिमी दिशा में हरियाणा हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये भौगोलिक विशेषताएं हो गई। भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने प्रीवियस वाली क्लास में आपको बता दिया है, आप वहाँ से जा कर के इसकी अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार के बारे में जान सकते हैं। आगे बात करते हैं राजकीय प्रतीक की। तो देखिए यहाँ पर राजकीय प्रतीक के बारे में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है, एक वृत्त के अंदर दो मछली। ध्यान रखना, वो जो आपने सिंबल देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो कि राजकीय प्रतीक है उसका, उसमें दो मछली हैं, एक तीर है, ठीक, एक तीर धनुष है, और बीच में बहती गंगा यमुना नदियों के बारे में देखिए यहाँ पर 3 लाइनें इस तरीके से आपको मिलेंगी। बीच में अगर आप उसका सिंबल देखेंगे तो ये क्या है, ये नदियों को दिखाती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों को दिखाती हैं, लेकिन सरस्वती नदी का स्वरूप विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए ध्यान रखना कि जो ये लाइनें हैं वो गंगा यमुना नदियों को दिखाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो राजकीय प्रतीक है ये आपका 1938 में स्वीकृत हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। आगे बात करें है राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु सबको पता है बारहसिंगा है। आप एक प्रश्न का उत्तर बताइए, इस बारहसिंगा में कौन सा समास होगा, ये आपके लिए प्रश्न है और इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा हो गया, पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रॉन्च, ठीक है, ये दोनों। पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू, कोई भी एक, ठीक है। वृक्ष की बात करें तो अशोक। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो हो जाएगा हॉकी। और राजकीय भाषा की बात करें तो 1947 में हिंदी थी, लेकिन 1989 से दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू को बना लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक पीटी फैक्ट निकल के आता है, 1989 से दूसरी राजकीय भाषा कौन सी हो गई, उर्दू। अगर यहाँ से आपको फंसाएगा तो ये सन चेंज कर देगा। ठीक, आगे बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 26,147 हेक्टेयर, जो कि उत्तर प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल है। अब कुल बोया गया क्षेत्रफल अलग होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अलग होता है। उस कुल बोए गए क्षेत्रफल में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है वो है 16,598 हेक्टेयर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। राज्य की औसत जोत जो आकार है ये 0.76 हेक्टेयर है। राज्य की जो औसत जोत आकार है वो कितनी है, 0.76 हेक्टेयर। आगे बात करते हैं कुल कृषि पारिस्थितिकी जोन, ध्यान रखना 20 है। देखिए, कृषि पारिस्थितिकी जोन, इसी तरीके जलवायु क्षेत्र, मृदा क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो कुल कृषि पारिस्थितिकी जोन की बात करें तो 20 है। क्रियाशील जोतों का अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें तो 17,89 हेक्टेयर है। ठीक है, इसी तरीके से हम कुल जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 9 है। वो कौन कौन से हैं, देखिए, कुल पारिस्थितिकी जोन 20 है, वो कौन कौन से हैं, कुल जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, 9 हैं, कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं, वो कौन कौन से हैं। ये सब मैं आपको जब समग्रता वाले वीडियो पर आऊँगा, समग्रता वाली सीरीज पर आऊँगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8 है। प्रति व्यक्ति दूध की अगर उपलब्धता देखें तो उत्तर प्रदेश में 371 ग्राम की है। मीन्स एक व्यक्ति कम से कम 371 ग्राम दूध जरूर लेता है। ठीक है, प्रथम नियमित दुग्ध संघ की बात करें तो ये 1938 में लखनऊ में बना। कुल समितियों की बात करें तो 8,049 समितियां हैं इससे संबंधित, जो कि 2019-20 के आंकड़ों से संबंधित हैं। कुल पशुधन की बात करें तो 680 लाख का उत्तर प्रदेश के पास पशुधन है। ठीक है, आंकड़े ध्यान रखना 2019-20 के हैं। पशुधन सेवा केंद्र की बात करें तो 2,842 जो पशुधन सेवा केंद्र है, मीन्स पशुओं की सेवाओं से संबंधित जो केंद्र बनाए गए हैं। कुल मत्स्य उत्पादन की बात करें तो 6,987 कुंटल, ये उत्तर प्रदेश के पास कुल मत्स्य उत्पादन है, 6,987 क्या मेट हो गया।
भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। गांठ बांध दीजिए, बहुत पूछा जाता है। आगे है राष्ट्रीय, देखिए अच्छे खासे इसमें एरो भी बने थे, क्या बढ़िया एरो बनाए थे हमने। एरो भी सब समाप्त हो गए, समझे नहीं आ रहा एरो कहाँ गया, एरो उड़ गया, एरो हो गया। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ मिलेगा। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ मिलेगा। देखिए अनु का मतलब यहाँ पर अनुसंधान से है, ठीक है, और इसका मतलब संस्थान से है। केंद्रीय, ये तो भैया पूरे साफ हो गया, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ मिलेगा, लखनऊ में ये भी मिलेगा। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? ये भी लखनऊ मिलेगा। तो लखनऊ में 4 चीज़ें हो गई, एक तो विष हो गया, औषधि हो गई, औषधि औषधि 2 बार हो गया क्या, एक तो विष हो गया, एक तो औषधि हो गई, और एक इसका वनस्पति हो गई। वनस्पति यहाँ पर करिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वनस्पति भी आपको लखनऊ मिलेगी, औषधि भी आपको लखनऊ मिलेगी, विष भी आपको लखनऊ मिलेगा, और न्यायिक प्रशिक्षण भी आपको लखनऊ मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लखनऊ में मिल जाएंगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला भी आपको लखनऊ मिलेगी। ये तो साफ ही हो गया पूरा, लखनऊ में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हमने ये 5 चीज़ें जान ली जो कि आपको लखनऊ मिलेंगी, हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनको घोट लो। विश्व औषधि वनस्पति न्यायिक प्रशिक्षण सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ मिलेगी। कानपुर में आपको क्या मिलेगा? कानपुर में आपको सबसे पहली बात तो मीठी चीनी मिलेगी। दलहन यानी कि दालों से संबंधित जो खोज होती है, तो चीनी हो गई, दलहन हो गया, चमड़ा हो गया, और यहाँ पर एक और संस्थान पड़ता है जिसको हम कृत्रिम अंग निर्माणी संस्थान करके है, एलएमको करके, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और लेदर तो मिलेगा। कानपुर में चीनी हो गई, दलहन हो गया, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करते हैं इज्जतनगर की। देखिए इज्जतनगर में आपको पशु चिकित्सा मिलेगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और पक्षी, पशु भी मिलेगा, पक्षी भी मिलेंगे, इज्जत के साथ मिलेंगे। तो पक्षी अनुसंधान संस्थान मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी इज्जतनगर में। लेकिन बकरी आपको मेरठ में मिलेगी। बकरी कैसे बोलती है? तो बकरी आपको कहाँ मिलेगी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपको मेरठ में मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? झांसी में मिलेगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? ये भी आपको झांसी में मिलेगा। अगर सब्जी की बात करें तो वाराणसी में मिलेगी। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र आपको वाराणसी में मिलेगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान केंद्र, ये आपको कहाँ मिलेगा? प्रयागराज में। ओके, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो क्लास में बताया भी था, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको सहारनपुर में मिलेगा। अच्छा, सहारनपुर की जरा स्थिति बताइए। हमने आपको प्रीवियस क्लास में सहारनपुर के बारे में बताया था कि सहारनपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, कहाँ पर है, ये आप जरा बताइए, उसकी भौगोलिक स्थिति बताइए। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपको भदोही में मिलेगा, यानी कालीन भैया आपको भदोही में मिलेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये आपको नोएडा में मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इम्पॉर्टेंट जो शोध संस्थान थे ये हमने आपको पढ़ा दिए। ओके, देखिए इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा इसमें आपको महात्मा बनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको महात्मा बनना है तो आप इसकी बुक उठाइए और अच्छे से रट डालिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो यहीं से आता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक संस्थान की। चलिए बात करते हैं राज्य ललित कला एकेडमी की। तो लखनऊ में इसकी स्थापना वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 1962 में। देखिए ये तो सब लोग लगा लेंगे राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है, लखनऊ में, 90% लोगों को आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सन की मिलान करने वाले प्रश्न आ जाएंगे वहीं से सब भड़बड़ा जाएंगे। तो 1962 में इसकी स्थापना होती है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी आपको कहाँ मिलेगी? लखनऊ में। 1975 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में 1969 में इसकी स्थापना हुई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, 1911 में एक और चीज़ बताइए क्या हुई?
1911 में एक चीज़ और बताइए कि 1911 में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी बहुत बड़ी, उसके बारे में आप ज़रा बताइए। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1989 और 90 के आसपास इसकी स्थापना हुई। अच्छा, 1989 में एक चीज़ और हुई, क्या चीज़? उत्तर प्रदेश की दूसरी एक राजभाषा भी बनाई गई। वो कौन सी बनाई गई? वो बनाई गई उर्दू। कब क्या बनाई गई? उर्दू। भारतीय कला भवन वाराणसी में 1920 में स्थापना। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लखनऊ में 1975 में स्थापना। और शास्त्रीय नृत्य एक, ठीक, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। हम जरा इसका साउंड चेक करने गए थे कि साउंड वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं फर्जी बकबक कर रहा हूँ। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? उर्दू राजभाषा बनी दूसरी, कब? 1989 में। नेक्स्ट हमने बात की शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अच्छा, इसके साथ ये बताइए, कानपुर का एक लोक नृत्य है, वो बताइए क्या है? वो है आपका नौटंकी। ठीक है, नौटंकी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्रमुख शोध संस्थान देखे उत्तर प्रदेश के, सांस्कृतिक संस्थान देखे उत्तर प्रदेश के, और अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी समग्रता वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तो हम यहाँ पर एक सिरफिरी नज़र से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। हम सबसे पहले प्रमुख पार्क और सिटी के बारे में जानेंगे, ओके। इसके बाद प्रमुख आयोगों को हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बताइए, नॉलेज पार्क कहाँ है? तो नॉलेज पार्क जो है ये आपका ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं साइंस पार्क की। तो साइंस पार्क गाजियाबाद, गाजियाबाद को हम छोटी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो साइंस पार्क का निर्माण कहाँ? गाजियाबाद में। इसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस पार्क की, तो डिफेंस पार्क आपका लखनऊ, कानपुर और झांसी। डिफेंस पार्क के लिए 3 जगह ध्यान रखना, लखनऊ, कानपुर और झांसी। अगर हम लेदर पार्क की बात करें तो लेदर पार्क कानपुर में, ठीक है, लेदर पार्क कानपुर में। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्सटाइल पार्क की, तो टेक्सटाइल पार्क में भी कानपुर और वाराणसी का नाम ध्यान रखिएगा। लेदर पार्क और लेदर पार्क में कानपुर हो गया, और अगर टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो यहाँ पर कानपुर और वाराणसी। देखिए, कानपुर में ही एक जगह है रमाईपुर, रमाईपुर में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है, वर्तमान सरकार के द्वारा। अगर हम कृषि पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो एग्रो प्रोसेसिंग जोन है वो कहाँ कहाँ है? आपका लखनऊ में, वाराणसी में, हापुड़ में और सहारनपुर में। ध्यान रखना, कृषि पार्क यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलेगी? लखनऊ में, वाराणसी में, हापुड़ में, सहारनपुर में। देखिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ऐसा नहीं कि मैं फर्जी यहाँ पर आकर के बकवास पेल रहा हूँ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब परीक्षा में आएंगे तो अगर आपने पढ़े नहीं हैं तो वहीं पर आप डामाडोल कर जाएंगे। तो इसलिए इनको पढ़िए ज़रूर, इनको 2 बार 3 बार ज़रूर रिपीट कीजिए और साथ में अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिए। आगे अगर बात करें एयरो स्पेस पार्क की, तो लखनऊ, कानपुर, आगरा। एयरो स्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इतनी जगह पर आपको एयरो स्पेस पार्क ध्यान रखना है। अगर हम परफ्यूम पार्क की बात करें तो इत्र नगरी, कन्नौज। इसी तरीके से अगर हम थीम पार्क की बात करें तो सारनाथ हो गया, ओके, वाराणसी का सारनाथ। अगर हम प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो ये आपका लखनऊ में है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर बनाया गया? लखनऊ में। आगे बात करें निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये कहाँ? ग्रेटर नोएडा व आगरा में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ? ग्रेटर नोएडा और आगरा में। आगे बात करें अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की, तो ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी कहाँ है? आपका ग्रेटर नोएडा में। तो इस प्रकार से देखा हमने नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क गाजियाबाद, डिफेंस पार्क लखनऊ, कानपुर, झांसी, लेदर पार्क कानपुर में, टेक्सटाइल पार्क कानपुर और वाराणसी में, कृषि पार्क
एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी जिसको बोलते हैं, ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर में। एरो स्पेस पार्क की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में। परफ्यूम पार्क की बात करें तो कन्नौज में। थीम पार्क की बात करें तो सारनाथ, वाराणसी में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो ये लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लखनऊ में। इसी तरीके से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात करें तो ग्रेटर नोएडा और आगरा में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रॉनिका सिटी। ट्रॉनिका, अब देखिए यहाँ पर अब हम इसके आगे सिटी के बारे में बताएंगे। थोड़े से पार्क अब आपको आगे में मिलेंगे। ट्रॉनिका सिटी की बात करें तो ये गाजियाबाद में। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में। अगर हम इसी तरीके से टॉय सिटी की बात करें तो टॉय सिटी आपका ग्रेटर नोएडा में। ध्यान रखना, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। इसी तरीके से अगर हम वेब सिटी की बात करें तो ये गाजियाबाद में। ओके, देखिए WEB, वेब। वेब से मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, जो WWF है, WWE है, WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया, ये बताइए प्रश्न। और साथ में मैं आपको वेब से ही देखिए कुछ दिवस, कुछ डे बता देता हूँ। जैसे कि वेब को क्या लिखा जाता है, WEB, तो WEB ऐसे ध्यान रखिए। W से क्या हो गया, वाटर। वाटर डे कब होता है, देखिए 22 ये तीनों जो डे हैं ये 22 तारीख को होते हैं। तो वाटर डे आपका 22 मार्च को। ठीक है, ई फॉर याद रखनी है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, ये 22 अप्रैल को याद रहेगा। वाटर, अर्थ, इसके बाद बी फॉर क्या हो गया, बायो। ठीक है, होता है ना जैव 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 उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता दिवस। तो बी से ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी डे, ये कब हो गया, मार्च, अप्रैल, मई। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, WEB वेब से, यानी कि वाटर डे 22 मार्च को। ई फॉर अर्थ, यानी कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इसी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी दिवस कब हो गया, 22 मई को। ओके, ये ध्यान रखना। तो आपका वेब सिटी कहाँ है, गाजियाबाद में। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रांसगंगा सिटी की तो ये उन्नाव में, ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव में। नेक्स्ट बात करें अगर हम साइबर सिटी की, तो साइबर सिटी आपका कानपुर में। सोलर सिटी की बात करें तो सोलर सिटी आपका आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद में सोलर सिटी से संबंधित है। आगे प्लास्टिक सिटी की बात करें तो ये दिबियापुर, औरैया में प्लास्टिक सिटी। निकिटा सिटी की बात करें तो निकिटा सिटी क्या है, ये दो क्षेत्रों के बीच में पाया जाता है, जैसे कि कानपुर और उन्नाव के बीच में। इसी तरीके से अगर हम फॉसिल्स पार्क की बात करें, देखिए फॉसिल्स पार्क में क्या है, लगभग 1000 साल वर्ष पूर्व के जीवाश्मों को रखा गया है। तो ये आपका कहाँ है, सलखन, सोनभद्र में। सोनभद्र का जरा हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्यालय। थीम पार्क की बात करें तो थीम पार्क आपका आगरा, सारनाथ और वाराणसी में। ठीक, मतलब वाराणसी नहीं, सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में बनाया जा रहा। तो थीम पार्क आपका आगरा, सारनाथ में। फॉसिल्स पार्क सलखन, सोनभद्र में। सोनभद्र का हेडक्वार्टर बताइए। निकिटा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर, औरैया। सोलर सिटी आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। साइबर सिटी की बात करें तो कानपुर। ट्रांसगंगा सिटी की बात करें तो उन्नाव। वेब सिटी की बात करें तो गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी की बात करें तो गाजियाबाद। टॉय सिटी की बात करें तो ग्रेटर नोएडा। तो ये आपके कुछ हमने प्रमुख पार्क और सिटी के बारे में बताया। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमुख आयोगों की। तो प्रमुख आयोग देखते हैं कौन कौन से हैं। सारे आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मुश्किल से मैं छांट के इसको लाया हूँ। तो इसको देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर बात करें तो 9 मार्च 1993 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 9 मार्च 1993 को हुई। अगर हम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसका गठन 1994 में हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 2002 में। बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में। तो 2005 में दो हुए यहाँ पर, एक तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, एक हुआ राज्य सूचना आयोग। तो दो ये हो गए 2005 के।
2013 के आपके दो है, राज्य सुरक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट बात करें, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने हैं, तो 17 जिलों में ये स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने प्रमुख आयोगों के बारे में जानकारी ली, जिसमें से ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही हमने कुछ प्रमुख पार्क और सिटी के बारे में जाना, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ करके इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा इस बार का प्रश्न हो गया। बताइए, विश्व वनस्पति औषध, ये हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, और औषधि अनुसंधान शाला कहाँ है, ये बताया था। पशु चिकित्सा बताया था कहाँ है, पक्षी के बारे में बताया था कहाँ है, चीनी दलहन और कृत्रिम अंग के बारे में बताया था। तो ये कुछ अनुसंधान केंद्र हैं जो कि हमने शॉर्ट में लिखे हैं, इसका आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, इतनी सी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना 2021 के कुछ मेजर की पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या। देखिए ये पूरा फैक्ट जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े यहाँ पर लिए गए हैं। तो राज्य की अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो 19,98,12,341 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का नंबर 1 जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। आगे बात करें दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर जो है ये 20.2% है। मतलब 2001 से लगा करके 2011 का टाइम पीरियड, ये 10 वर्ष जो होगा ये दशकीय वृद्धि दर कहलाएगा। इसी तरीके से 2011 से लगा करके 2021 तक का जो समय होगा वो भी वृद्धि दर के रूप में गिना जाएगा। तो 2011 से लगा करके 2021 तक जनसंख्या कितनी बढ़ी, या 2001 से लगा करके 2011 तक जनसंख्या कितनी बढ़ी प्रतिशत में, ठीक उस राज्य की, तो उसको बोला जाता है दशकीय वृद्धि दर। ये कितनी रही, 20.2%। नेक्स्ट बात करते हैं जनघनत्व की। तो जनघनत्व क्या होता है, देखिए समझिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर जनघनत्व की बात होगी। जनघनत्व का मतलब होता है कि हमारे 1000 स्क्वायर जो एरिया है, 1000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, वो कोई भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, तो 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उसको हम जनघनत्व बोलते हैं। ओके, तो ये कितना है, 829। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया में 829 लोग निवास करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात यहाँ पर कितना है, 912। लिंगानुपात का मतलब लिंग का अनुपात, मीन्स 1000 बच्चों पर या 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं उनका अनुपात क्या है। ठीक है, अगर बच्चों की बात आएगी तो यही शिशु लिंगानुपात में ऐड किया जाएगा। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको हम कहेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, 912 है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा जो है ये 65 वर्ष है। ध्यान रखना, जीवन प्रत्याशा पुरुषों की कम है महिलाओं की अपेक्षा, मीन्स जीवन प्रत्याशा के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले की बात कर ले तो ये है प्रयागराज। याद रखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। आगे बात करें सबसे कम जनसंख्या की, तो ये है महोबा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, महोबा में। अगर हम सर्वाधिक जनघनत्व की बात कर ले, देखिए जनघनत्व हमने क्या बोला था, 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या कितनी है, 829। लेकिन अगर इसी में हम बात कर ले कि वो ज़िला कौन सा है जहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक है, ये है गाजियाबाद। यहाँ पर 2971 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 2971 लोग निवास करते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। कहाँ पर, गाजियाबाद में। तो इस प्रकार से सर्वाधिक जनघनत्व तो हमारा गाजियाबाद में। नेक्स्ट बात करें सबसे कम जनघनत्व की, तो यह है ललितपुर में। सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में, सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में। ये कितना है, 242। आगे बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, वो कौन सा है, जौनपुर, जो कि है 1024।
ओके, यहाँ पर जो लिंगानुपात है मीन्स पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कितनी है, 24 ज़्यादा है, यानी कि 1024 है, जो कि बहुत ही अच्छे आंकड़े यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है उत्तर प्रदेश का जिला, जौनपुर। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो यह है गौतम बुद्ध नगर 851। ये हमारे राज्य की एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम राज्य है, सबसे प्रथम जिला है सॉरी। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर लें गौतम बुद्ध नगर लिंगानुपात की बात कर लें तो सबसे कम है। तो ऐसी शिक्षा किस काम की शिक्षा कि जहाँ पर बेटियों को संरक्षण प्राप्त हो, है ना। तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, गौतम बुद्ध नगर का 851। आगे हम बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिला की, तो वो है बलरामपुर। ठीक है, शिशु लिंगानुपात हमने क्या बताया था, 1000 बच्चियों पर जो 1000 बेबी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, मतलब मेल जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं शिशु लिंगानुपात की श्रेणी में रखते हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर। यहाँ पर कितना है, 950। सर्वाधिक सबसे कम अगर शिशु लिंगानुपात की बात करने वाला जिला तो वो कौन सा है, बागपत। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोनभद्र जिला। आगे बात करते हैं सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, वो है बागपत। ओके, तो ये सारे आंकड़े आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट की। यहाँ से भी समझ लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट कैसी है उत्तर प्रदेश से संबंधित। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है वन के मामले में, 2,40,928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अगर हम अति घन वन इसमें देख लें तो 2627 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अति घन वन आते हैं, मीन्स जो बहुत ही घने हैं। ओके, डेंस फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर हम मध्यम घने वन की बात कर लें तो ये 4029 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह से अगर हम खुले वनों की बात कर लें तो 8162 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो है खुले वनों का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में खुले वनों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, अति जो घने वन है वो बहुत ही कम है। तो अति घने वन सबसे कम है, इसके बाद मध्यम घने वन दूसरे नंबर पर हैं, खुले वनों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। आगे बात कर ले देश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत। देश के कुल वन क्षेत्र का मीन्स पूरे उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र है वो है 2.7%, मीन्स 14,818 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मतलब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कितना है, 14,818 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.7% है। आगे बात करें प्रदेश में झाड़ियों की संख्या की, मीन्स झाड़ियाँ कितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं, 563 वर्ग किलोमीटर को। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन हमें सोनभद्र में देखने को मिलते हैं, 36.79 मीन्स 36.79% हमें वन देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ, सोनभद्र में। ओके, अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो भदोही में देखने को मिलते हैं 0.31%। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सबसे कम भदोही में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन्यजीव विहार की। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में 16 वन्यजीव विहार है, जिसमें से सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। तो सबसे पुराने की बात करें तो चंद्रप्रभा जो कि आपको चंदौली में मिलेगा। सबसे बड़े की बात करें तो हस्तिनापुर जो कि मेरठ में मिलेगा। नेक्स्ट बात करें सबसे छोटे की तो पटना वन्यजीव विहार जो कि आपको एटा में मिलेगा। तो ये तीनों भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पक्षी वन्यजीव विहार की। तो पक्षी वन्यजीव विहारों की संख्या 11 है। सबसे बड़े की बात करें तो लाख बहोती पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में है। सबसे छोटे की बात करें तो सेखा पक्षी वन्यजीव विहार है जो कि आपका अलीगढ़ में। ओके, तो हमारे पक्षी वन्यजीव विहार भी यहाँ से हो गए। देखिए इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के पास केवल एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट बात करें
हम चंबल नदी क्षेत्र की, तो चंबल नदी क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो चंबल नदी नदी क्षेत्र जो आता है वो इटावा और आगरा के मध्य जो क्षेत्र है ये चंबल नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें हमारा घड़ियाल अभयारण्य देखने को मिलता है और डॉल्फिन सूचना केंद्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या से संबंधित कुछ बहुत ही मेजर पॉइंटों को समझा, वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जाना और थोड़े बहुत हमने फैक्ट अदर जाने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो फैक्टों का भंडार था वो और थोड़ा ख़त्म किया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। कुछ ही समय में हमारा जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है उत्तर प्रदेश का वो ख़त्म होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। हम जल्द ही इसकी मैपिंग पर उतरेंगे जहाँ पर हम मैप से सारा कुछ समझेंगे। उत्तर प्रदेश की पूरी भौगोलिक स्थिति कैसी क्या है, किस प्रकार से उसको बांटा गया है, कैसी जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं, सब कुछ जानेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ज़रूर से ज़रूर आइएगा। धन्यवाद।